नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आज ही के दिन ये इंसिडेंट हुआ था। जापान से रिलेटेड पर्ल हार्बर, और ये वर्ल्ड वॉर टू से कैसे रिलेट करता है। सर से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ था, पर्ल हार्बर की अटैक की क्या कहानी थी, क्या ये प्लान थी जापान के यूएसए के खिलाफ, क्या था इसमें। पर्ल हार्बर के अटैक की बात करें तो ये 7 दिसंबर को सुबह सुबह अटैक हुआ था 1941 में। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि जब आप इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक क्यों किया, तो बड़ी ही एक बचकाना सी हरकत थी जापान की। जापान पूरे पैसिफिक को कंट्रोल करना चाहता था। और बाद में पर्ल हार्बर की बात करते हैं तो पर्ल हार्बर, जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि हवाई आइलैंड में लोकेटेड है। और ओआहू करके एक आइलैंड है, वहां पे एक छोटा सा हार्बर है, बड़ा शैलो सा हार्बर है। वहां पे यूएस की पैसिफिक फ्लीट स्टेशन थी। उनको खत्म करके या फिर न्यूट्रलाइज करके पैसिफिक में यूएस की ताकत को काफी टाइम के लिए खत्म कर देना चाहता था, ताकि पैसिफिक में जापान अपनी मनमानी कर सके। मेन जो यूएस यहाँ पे सोच रहे थे कि अटैक अगर जापान करेगा तो करेगा फिलीपींस पे, क्योंकि फिलीपींस यूएस कंट्रोल के अंडर था। और फिलीपींस एक मेन टेरिटरी थी जो कि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद जापान वहां पे अटैक करे। लेकिन जापान ने यहाँ पे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करी, मतलब के जहां से फिलीपींस को हेल्प आने वाली थी हवाई आइलैंड्स, उसी हवाई आइलैंड को न्यूट्रलाइज करने का उन्होंने काम किया। और बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये हुआ। नवंबर 26, हमने बात की अभी 7 दिसंबर की, नवंबर 26 को ये पूरी जो जापान का जो यहाँ पे नेवी थी उसके साथ एयरक्राफ्ट थे वो रवाना हो चुके थे जापान से। और वो बिना किसी हरकत के यूएस की टेरिटरी में पहुंच के, जब 200-250 मील दूर हो जाता है, दूरी रह जाती है, तब उन्होंने सुबह सुबह हमला किया। उनको ऐसा लगा कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो शायद हमें कोई पकड़ लेगा, लेकिन लक की बात कह लें या फिर यूएस की नेग्लिजेंस की बात कह लें, कोई भी उनको वहां पे पकड़ नहीं पाया। और इसी तरीके से जापान का यूएस पे हमला करना काफी ज्यादा इजी हो गया। और यूएस की भी इंटेलिजेंस में काफी गैप्स थे उस टाइम पे, और उनको नहीं लग रहा था कि पर्ल हार्बर पे अटैक हो सकता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा थिएटर वॉर का नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे हो या फिर कोई बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो। तो इसलिए बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक था, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। यूएस को ऐसा नहीं था कि ये नहीं लग रहा था कि हमला नहीं होगा, लेकिन वो फिलीपींस के ऊपर हमला कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या उनको यूएस को पहले ही आभास हो गया था, क्योंकि यूएस ने जो ऑयल एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा दिया था, क्या जापान को मजबूर किया गया था इस अटैक के लिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे सवाल लिया कि ऑयल बैन। अब देखो, ऑयल हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए। हम 80% से ज्यादा आज भी इंपोर्ट करते हैं। और जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान आज भी एक ऐसा देश है जहां पे रिसोर्सेज की कमी है, तो उस टाइम पे तो और भी ज्यादा कमी थी। इसकी वजह से काफी ज्यादा जो तेल, आयरन और बाकी चीजें थी वो यूएस और यूएस की कंपनीज यहाँ पे सप्लाई करती थी जापान को। 1941 की जुलाई में क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट जो थे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम इनको ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद वो इतने तंग हुए, जापान का जो एम्परर है, बाय द वे जापानीज एम्पायर था उस टाइम पे, आज का जापान या फिर डेमोक्रेटिक जापान नहीं था। तो उनको लगा कि अब यूएस के साथ निपटना तो है ही है, कैसे ना कैसे इनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो उनकी मजबूरी बन गई। हालांकि जो नेवी के जनरल थे यामामोतो, वो बिल्कुल यूएस से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो रह चुके थे यूएस में और उनको उनकी ताकत का अंदाजा भी था। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जापान ये चाह रहा था कि पैसिफिक रीजन में वो राज करे या कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, ऐसा कुछ था उसके माइंड में। बिल्कुल, पैसिफिक रीजन जहां पे जापान लोकेटेड भी है, तो जापान ने एक स्लोगन दिया था उस टाइम पे, एशिया फॉर एशियंस। ओके, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ भी पार्टनरशिप बना रहा था। नेताजी बोस भी वहां पे गए, तो एशिया फॉर एशियंस उन्होंने स्लोगन भी दिया था। और वो चाहते थे कि अगर कोई भी यूरोपियन या फिर अमेरिकन पावर यहाँ पे आना चाहती है तो हमारी मर्जी से नहीं आएगी। एशिया फॉर एशियंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे पैसिफिक थिएटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पैसिफिक रीजन में काफी आइलैंड्स हैं जहाँ पे काफी रिसोर्सेज हैं। फिलीपींस और बाकी जो छोटे मोटे जो देश हैं, वहां पे जापान अपने सोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता था। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि पैसिफिक को वो कंट्रोल करके रखें। और पैसिफिक में सिर्फ एक ही मेजर पावर थी जो जापान को यहाँ पे टक्कर देने का काम कर सकती थी और कर रही थी, दैट वाज अमेरिकन पावर। फिलीपींस अमेरिका के पास था, इसकी वजह से वो जो एक पावर आपको टसल दिख रही है कि टकराव कभी भी हो सकता है, उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही थी। सो ये एक यहाँ पे एंगल आ जाता है जो कि पैसिफिक थिएटर को काफी ज्यादा डियर बना देता है जापान का। इसमें जो चाइना एक तरह से बॉर्डर कंट्री है जापान की,
क्या यूएस पीछे से उसको हेल्प कर रहा था चाइना को कि जापान पे अटैक किया जाए, या क्या कुछ स्ट्रेटेजी थी? देखो, जैसे आज चाइना एग्रेशन शो करता है वर्ल्ड अफेयर्स में, ठीक है। पहले यही हाल, आज से हम 1941 की बात कर रहे हैं तो यही हाल जापान का था। चाइना की कंडीशन काफी पतली थी क्योंकि चाइना का जैसे एक टर्म यूज किया जाता है, कटिंग ऑफ चाइनीज वेलन। चाइना बड़ा देश तो था लेकिन उसके अलग अलग जो एरियाज थे, अलग अलग फॉरेन पावर्स उसको कंट्रोल करती थी। चाइना का नॉर्थ ईस्ट एरिया है जिसको मंचूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो मंचूरिया काफी फर्टाइल है और काफी अच्छा यहाँ पे रिसोर्स रिच रीजन था जिसके ऊपर जापान ने 1931 में इन्वेड किया। तो उसकी वजह से चाइना के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई, तो चाइना की हेल्प यहाँ पे यूएस ने करनी शुरू कर दी, क्योंकि चाइना उस टाइम पे कोई खतरा नहीं था यूएस के लिए, क्योंकि वो खुद एक बहुत असहाय देश था और यहाँ पे जापान एग्रेसर था। तो जापान के पर उतरने के लिए यहाँ पे चाइनीज हेल्प की जा रही थी, हालांकि जापान का कंट्रोल फिर भी चाइना के ऊपर बना हुआ था। तो ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से यूएस से खासा नाराज था जापान कि वो चाइना की हेल्प यहाँ पे क्यों करने लग रहे हैं। ये देखा जाए सर, एक छोटा अटैक तो था नहीं, तो इसमें यूएसए इंटेलिजेंट की जो बात करते हैं कि यूएस इंटेलिजेंस बहुत तेज है, बहुत अपने जैसे देखा जाए रो से भी अच्छी है, तो उनको क्या आभास नहीं था कि ये अटैक होने वाला है? ऐसा क्या गैप रह गया था? देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि इंटेलिजेंस गैप था क्या कोई। तो देखो, 1941 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी और वो टेक्निक्स नहीं थी जो शायद आज है, ठीक है। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स तो वैसे ही थे, वो हर देश के लिए थे। अब जहां तक के बात करते हैं कि क्या इंटेलिजेंस गैप था, तो डेफिनेटली था। सबसे पहली बात तो वो अपने सपने में भी ये नहीं सोच रहे थे कि अटैक होगा तो हवाई आइलैंड में होगा, जो कि खास इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा था। हालांकि उन्होंने कहीं और सोचा था। उन्होंने सोचा था अटैक फिलीपींस पे होगा, ओके। या फिर किसी और जगह, इंडो चाइना वियतनाम वाली जगह पे, जहां पे अटैक करने लगा हुआ था जापान, क्योंकि उस एरिया में ज्यादा अटैक कर रहा था जापान, जहां से ब्रिटिश को भी हरा के, और 1942 में जहां से उन्होंने इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को भी काफी ज्यादा वहां पे कहीं ना कहीं उनको कैद करने की वहां पे कोशिश की, जिसके बाद आजाद हिंद फौज भी बनी। तो ये भी सब जापान के साथ ही रिलेट कहीं ना कहीं हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यूएस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर पा रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन से एक क्रिप्टिक मैसेज आया था कि अलर्ट पे रहो, और ड्यू टू सम रीजन वो डिले हो गया, और वो तब रिले हुआ जब अटैक हो चुका था। और ऐसा हुआ क्या, रडार को जो ऑपरेट कर रहे थे उनको पता लगा कि बहुत सारे जापानीज प्लेन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। तो जब उस रडार ऑपरेटर जो कि यूएस में था, उसी हवाई वाले आइलैंड में, जब उसने अपने सीनियर को बताया तो उसने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि उनकी अपनी ही नेवी के एयरक्राफ्ट होंगे, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, कोई थ्रेट की बात नहीं है। क्योंकि जापान नवंबर 26 को, जैसे हमने बात की है, तो काफी दिनों से ट्रैवल कर रहा था और बिना किसी इंटरफेरेंस, किसी ने पकड़ा नहीं था, क्योंकि जापान की काफी ज्यादा बैटल शिप्स और एयरक्राफ्ट करियर यूएस के पास पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने अटैक किया, तो ये जापान के लिए भी खुशकिस्मती थी कि ऐसा वो कर पाए। ओके। तो इस अटैक के बाद जापान को ऐसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा? इस अटैक के बाद उनको क्या क्या फेस करना पड़ा? सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा कि यूएस पैसिफिक फ्लीट को बिल्कुल निष्क्रिय करने के लिए जापान का मेन मोटिव क्या था कि यूएस के जो एयरक्राफ्ट करियर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन बैड लक ऑफ जापान यहाँ पे क्या रहता है कि एयरक्राफ्ट करियर उस टाइम पे वहां पे थे ही नहीं, डॉक थे ही नहीं, तो बिल्कुल हवाई आइलैंड से दूर थे। और हालांकि 180 से भी ज्यादा जो एयरक्राफ्ट थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे पहुंचा, 2000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे अटैक में, बहुत बड़े स्केल का नुकसान था। लेकिन उसके बावजूद जो जापानीज यहाँ पे नेवी जनरल थे यामामोतो, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि मेन उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाया था। उनको पता था कि पलटवार जरूर होगा, लेकिन 1945 में जैसे 2 एटम बॉम्ब्स गिरते हैं वो उस तरीके से होगा, वो बिल्कुल यहाँ पे नेगोशिएट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे एक सोते हुए शेर को जगाने का काम किया और डायरेक्ट अमेरिका से पंगा लेके जापान ने एक बहुत बड़ी भूल की, जो उस टाइम पे वो शायद रियलाइज नहीं कर पाए। आज का मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस अटैक के बाद जो आज के पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो यंग जनरेशन है, जो पर्ल अटैक हुआ इसके बाद उनको क्या लेसन मिलता है इससे? सबसे पहली बात, जापान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि वो यूएस के ऊपर अटैक करने का सोचे भी? तो वो आया क्योंकि जापान ने 1869 के बाद जो ग्रोथ की वो बहुत ज्यादा स्पीड से की। जापानीज एम्पायर इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने अपने लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करा हुआ था कि उनको लगता था कि जापानीज एम्पायर कभी हारेगा ही नहीं। इनफैक्ट एक और रिलेटेड इंसिडेंट की हम बात करते हैं, दैट इज बैटल ऑफ ओकिनावा। ओकिनावा जापान से दूर, आज के जापान का ही पार्ट है, तो वहां पे आइलैंड है जहां पे यूएस और जापानीज की लड़ाई हुई थी।
तो छोटे से आइलैंड को कब्जाने के लिए 40,000 से ज्यादा यूएस सोल्जर्स की वहां पे शहीदी हुई, और उसके बावजूद भी उनको बहुत वहां पे दिक्कत आई, क्योंकि हर जापानी अपनी आखिरी सांस तक वहां पे लड़ रहा था। वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे अपने जापानीज एम्परर के टुवर्ड्स, कि जापान को कब्जा करना बड़ा ही मुश्किल था। और जापान भी ये जानता था कि भले वो हार जाएगा, लेकिन यूएस को 10-20 साल तक लटका देगा अगर यूएस वहां पे उतर के ग्राउंड इन्वेजन करता है, कि हम सारा कुछ अपने सैनिक उतार के वहां पे कब्जा करेंगे, जिसको ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम भी दिया गया था, और यूएसए करने वाला भी था। लेकिन हुकुम का इक्का बाद में उनके हाथ में लग जाता है एटम बॉम्ब्स के रूप में, जो कि 2 अगस्त 6 और 9 को 1945 में गिराया गया, जिससे पासा बिल्कुल ही पलट गया। अभी आज भी एक क्वेश्चन है कि क्या उनको रोका जा सकता था, क्या दूसरे एटम बॉम्ब के लिए और टाइम दिया जा सकता था। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक चीज सीखने वाली है मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, वो ये है कि डायलॉग से आप अपनी चीजों को सुलझाएं। ये जो छोटे मोटे वर्ल्ड में इश्यूज होते हैं, इकोनॉमी या फिर बाकी चीजों को लेके, तो होते ही रहते हैं, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके देशवासियों को और पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। हम देख सकते हैं कि पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जो फाइनल जो अटैक यूएसए करता है, जिसकी वजह से जापान को घुटने टेकने पड़ते हैं, वो एटॉमिक बॉम्ब्स के रूप में कहीं ना कहीं करता है, और जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट तो कहीं ना कहीं चलती रहती है। सो डेफिनेटली जापान का ओवर कॉन्फिडेंस और अति एग्रेशन, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ता है सबसे ज्यादा जापानीज लोगों के लिए ही। और जो जापानीज एम्परर थे हिरोहितो, उनको भी मुंह की खानी पड़ती है, और उनकी जो प्रेस्टीज और इज्जत है वो भी इवेंचुअली डाउन हो जाती है। चलिए फिर, थैंक यू सर आपका। और इस टाइप की वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो आपको डिस्कस करना हो, कोई भी टॉपिक जो आपके माइंड में हो कि इस टॉपिक पे भी हमें वीडियो बनानी चाहिए, पॉडकास्ट करना चाहिए, तो वी आर अवेलेबल। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।